Hello everyone, welcome to our school's YouTube channel. Today we are going to discuss about sound. In our previous class we discussed some topic about sound. We discussed what is sound, how sound is, what is sound, what are the characteristics of sound, how sound is produced. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोग देखे थे एम्पलीट्यूड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में. आज हम लोगों को इन टॉपिक का बहुत काम पड़ेगा, तो अगर आप लोगों को याद ना हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा. नहीं भी पढ़ोगे तो मैं तो बताऊंगी ही, बट एक बार पढ़ लेना एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का. फिर हम लोग देखे थे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा अलग अलग तरह का कैसे साउंड प्रोड्यूस किया जाता है. जैसे हम लोग देखे थे विंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. फिर हम लोग देखे थे कि एनिमल्स के द्वारा कैसे साउंड प्रोड्यूस किया जाता है. और आज हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखे थे क्लास कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है. बिना मीडियम के साउंड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंच सकता. साउंड को ऑलवेज ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है. आज हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया. क्या देखेंगे हम लोग? स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया. कि अलग अलग मीडियम में जो साउंड का स्पीड होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है. जैसे किन तरह के मीडियम्स की बात कर रहा है तो हम लोग अभी देखते हैं. जैसे आपका तीन हम लोग पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तीन ये कि एयर, वाटर और एयर हो गया, वाटर हो गया, और आपका कोई सॉलिड ले लेते हैं. सॉलिड में हम आपका क्या ले लेते हैं? आयरन ले लेते हैं. तो ये क्या हो गया? ये आपका गैसियस हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सॉलिड हो गया. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये डिफरेंट मीडियम, और इनका ये एग्जाम्पल आपका. ठीक है. एयर का साउंड का जो स्पीड है इन अलग अलग तरह के मीडियम्स में अलग अलग होता है. जैसे आपका साउंड का स्पीड गैस में अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा, सॉलिड में अलग होगा. सबसे ज़्यादा जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड मीडियम में देखने मिलता है. ठीक है. साउंड जो है वो ज़्यादा स्पीडली सॉलिड मीडियम में आगे बढ़ सकता है. कहने का मतलब ये कि अलग अलग मीडियम में जो साउंड का स्पीड है वो अलग अलग होता है. ठीक है. फिर हम जैसे आपका जब आपका थंडरिंग हो, जब आपका बारिश हो रहा होता है और उस बारिश में आपका थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है, तो पहले हम लोगों को क्या सुनाई देता है? पहले हम लोगों को थंडरिंग सुनाई देता है कि पहले हम लोगों को क्या दिखाई और सुनाई देता है? पहले हम लोगों को थंडरिंग दिखाई देता है या लाइटिंग, या पहले लाइटिंग दिखाई देता है उसके बाद थंडरिंग? तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही आपका थंडर स्टॉर्म होता है हम लोग जो लाइट है वो स्प्लैश होता हुआ पहले देखते हैं, और उसके बाद थंडर का आवाज़ आता है, उसके बाद गरजने का आवाज़ आता है. क्यों ऐसा हो पाता है? ड्यू टू स्पीड, लाइट का स्पीड और साउंड के स्पीड के वजह से. लाइट का स्पीड जो एयर में है वो साउंड से बहुत ज़्यादा है. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये आपका लाइट का स्पीड है. और जस्ट आपका ये जो साउंड का स्पीड होता है ये 330 मीटर पर सेकेंड आपका होता है एयर में साउंड का स्पीड. तो आप लोग, ये तो आपका लाइट का हो गया. और साउंड का अगर कहे, साउंड का कोई स्पीड का है एयर में तो कितना होता है? तो मैंने भी आपको क्या बताया? 330 मीटर पर सेकेंड. यानी क्या? ये कितना ज़्यादा है और ये कितना इससे कम है? तो आप ही बताओ, पहले हम लोगों को क्या दिखाई देगा? तो पहले हम लोगों को जब थंडरिंग, लाइटनिंग होता है तो पहले हम लोगों को लाइटनिंग दिखाई देता है, उसके बाद थंडर का आवाज़ आता है. वो ऐसा क्यों हो पाता है? ड्यू टू स्पीड के वजह से. क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है. इस वजह पहले लाइट दिखाई देता है, उसके बाद साउंड सुनाई देता है. क्या इससे क्या हम लोगों को पता चलता है इस डिस्कशन से
कि अलग अलग मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट आपका अलग अलग होता है, और उन अलग अलग मीडियम स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ साउंड आपका अलग अलग होने की वजह से उनका ट्रैवलिंग ये किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारी बुक में वैसे एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में अलग अलग मीडियम्स हैं, और उसमें किसका आपका एयर का साउंड का स्पीड आपका किस में क्या है वो बता रहा है। जैसे आपका रबड़ है, रबड़ में आपका बता रहा है कि आपका स्पीड ऑफ साउंड रबड़ में आपका 1600 to 1650 मीटर पर सेकेंड होता है। कॉपर में आपका 3700 होता है मीटर पर सेकेंड। सबका यूनिट मीटर पर सेकेंड में ही हम बता रहे हैं। ड्राई एयर में ध्यान देना, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है 330 to 345 मीटर पर सेकेंड। और वेट एयर में, अच्छा वेट एयर ड्राई एयर क्या, यानी देखो आपका जब बारिश होता है तो एयर में आपका ह्यूमिडिटी आ जाता है, ठीक है, तो उसमें साउंड का आपका स्पीड अलग हो जाता है। उसमें सोच सकते हो कि कितना वारी करता है अलग अलग मीडियम की वजह से। और वो ड्राई स्पीड में आपका साउंड का स्पीड अलग, ड्राई स्पीड कह रही हूँ मैं, ड्राई एयर में आपका साउंड का स्पीड अलग, और वेट एयर में यानी ह्यूमिड एयर में आपका साउंड का स्पीड अलग। ह्यूमिड एयर में कितना कह रहा है 400 मीटर पर सेकेंड। वुड में आपका क्या कह रहा है 4000 to 5000 मीटर पर सेकेंड। स्टील में आपका 5000 to 7000 मीटर पर सेकेंड। वाटर में आपका 1500 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में आपका 5000 मीटर पर सेकेंड आपका साउंड का स्पीड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अलग अलग मीडियम में साउंड का स्पीड अलग अलग होता है। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो वीडियो दोबारा से रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वी हियर साउंड थ्रू ईयर्स। ये तो सबको पता ही होगा, सब लोग साउंड कहाँ से सुनते हो आप लोग? हम लोगों को साउंड कहाँ से सुनाई देता है? सिर से, नाक से, कान से, कहाँ से? तो हम लोग साउंड को कहाँ से सुनते हैं? ईयर से सुनते हैं। कान से हम लोगों को साउंड सुनाई देता है, और उस ईयर के ही हेल्प से हम लोग आवाज़ को सुन पाते हैं। वी क्या दे रहा है टॉपिक में, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। साउंड हम लोग अपने ईयर्स के हेल्प से सुन पाते हैं। कैसे ये ईयर वर्क आपका करता है, कैसे वर्क परफॉर्म करता है, कैसे हम लोगों को साउंड सुनने में हेल्प कराता है, यह भी हम लोग देखेंगे। तो आपका जो ईयर है वो आपका साउंड डिटेक्टिंग मशीन है, समझ जाओ, ठीक है। जहाँ भी वाइब्रेशन हो रहा हो एयर में तुरंत ये उसको कैच करता है और कैच करके वाइब्रेट कराता है। हमारे एक पार्ट को पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में अभी, और उसके वाइब्रेशन से फिर वो वर्क परफॉर्म करता है और हम लोग आवाज़ को सुन पाते हैं और सुन के अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या है। देखिए हमारे बुक में क्या कह रहा है। ईयर के पास कितने टोटल पार्ट हैं? ईयर के पास साउंड को सुनने के लिए 3 पार्ट है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है आपका आउटर ईयर, फिर है आपका मिडिल ईयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, फिर है आपका इनर ईयर। इनर ईयर सबसे अंदर का पार्ट, आउटर सबसे बाहर का पार्ट, और मिडिल आपका बीच का पार्ट। और इन 3 पार्ट्स के हेल्प से हम लोगों को साउंड को ईयर हमारी बॉडी में कैसे वर्क परफॉर्म करता है साउंड को सुनने में, ये बताने का बुक हमने कोशिश किया है। देखिए इनके कोशिश को थोड़ा हम लोग पढ़ा जाए, समझा जाए कि क्या हम लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है हमारा बुक। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ ईयर फ्लैप एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ईयर कैनाल। हमारे आउटर ईयर में 2 ऑर्गन का नाम लिया, क्या क्या? पहला ऑर्गन है एक ईयर फ्लैप को हम लोग पिन्ना भी कहते हैं। इस पार्ट को आप लोग कह सकते हो, ये पार्ट मेरा इस तरह का, ये जो है ना, ये पार्ट जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये आपका क्या है? ये है आपका पिन्ना है, और यही पिन्ना क्या करता है? साउंड को कलेक्ट, आगे हम बता रहे हैं अभी। तो ये 2 ऑर्गन है हमारे आउटर ईयर में। क्या क्या है? आउटर ईयर में आपका 2 ऑर्गन का नाम लिया, जिसमें है एक फ्लैप है और दूसरा ऑर्गन कह रहा है कैनाल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ऐसा
ऐसा जाता हुआ ऐसा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कैनाल है, ये जो ऐसे जा रहा है ये कैनाल है, और ये आपका क्या है, ये पिन्ना है, ठीक है, ये कैनाल है, इसी से आपका एयर जो है वो अंदर जाता है, वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं। ये क्या करता है, ये वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है और यहाँ कलेक्ट आके अब ये कैनाल जो है ये वाइब्रेशंस को अंदर ले जाता है। फिर इसके बाद, और ये इसका लेंथ हमारे बुक में लगभग कितना कह रहा है, इसका लेंथ अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर होता है। क्या कह रहा है कि पिन्ना जो है वो फनल के शेप में होता है। फनल आप लोग देखे होंगे केरोसिन तेल वगैरह की दुकान में, या फिर तेल वगैरह लाने जाते होंगे, तो जो शॉपकीपर होता होगा वो एक ऐसा इस तरह के स्ट्रक्चर का, ऐसा कुछ इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर से हम लोगों को ये उसमें से एक बॉटल से दूसरे बॉटल में तेल डालता होगा, ठीक है। और तो वही कह रहा है कि हमारा जो ईयर है वो कुछ इसी तरह के शेप का, मतलब इसी तरह के शेप का लगभग होता है, फनल जैसा ही काम करता है। कैसे, तो ये जो आउटर ईयर है, ये चैनल जितने भी वेव्स के चैनल्स है, वेव्स है, वो सबको क्या करता है, ये पिन्ना कलेक्ट करता है, और पिन्ना कलेक्ट करके क्या कराता है, ईयर कैनाल के थ्रू अंदर ले जाता है। और उस ईयर कैनाल के पास फिर यहाँ पे बीच में आपका क्या हो जाता है, एक ईयर ड्रम होता है। क्या होता है, ईयर ड्रम। और ये वेव्स आपका कहाँ पहुँचता है, ईयर ड्रम के पास। और ये ईयर ड्रम के पास पहुँच कर क्या कराता है, ये आपका ये जो पिन्ना है आपका वेव्स को ले जाकर कैनाल के थ्रू इसके पास ले जाकर, जब वेव यहाँ पहुँचते हैं किसके पास, ईयर ड्रम के पास, तो ये वाइब्रेट करता है। क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है। और इसी के वाइब्रेशंस से हम लोग, और फिर इसका वाइब्रेशन और अंदर जाता है। इतना भी हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें कि पिन्ना जो है वो वेव्स को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके कैनाल के थ्रू अंदर भेजता है। और इसे यहाँ पे बीच में आपका ईयर ड्रम होता है, और ये ईयर ड्रम ही जो है आपका ये एक सेपरेटिंग पार्ट है। किसको किससे सेपरेट करता है, तो आउटर ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करता है, ठीक है, आउटर ईयर को मिडिल ईयर से अलग करता है। ये बीच में यानी होता है आउटर और मिडिल के बीच में, समझो कि बॉर्डर है ये ईयर ड्रम, ठीक है, समझने के लिए। फिर आगे क्या कह रहा है कि ये एक सेपरेट, अब हम लोग ये समझो थोड़ा कि ये जो ईयर ड्रम के बारे में जिक्र कर रहा है ये किस तरह का होता है। तो आप एक बलून को फुला दो, और बलून को फुलाने के बाद वो जैसे स्ट्रेच्ड हो जाता है ना, वो जैसा स्ट्रेच्ड हो जाता है वैसा ही कुछ स्ट्रेच मतलब खींचे हुए शेप में हमारे कान के अंदर ये है। कौन, ईयर ड्रम। फिर अब आगे देखा जाए कि अब ये वाइब्रेट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपका जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पहुँचेगा, मिडिल ईयर में पहुँचेगा। मिडिल ईयर में क्या होता है, तो एयर उस कैविटी होता है, खाली जगह होता है, और उसमें हवा भरा हुआ रहता है। और इसमें आपका 3 बोन्स होते हैं, छोटे बोन्स होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, जिनका 3, और उन 3 बोन्स का देखिए नाम क्या दे रहा है। पहले बोन का नाम है हैमर। क्या नाम है, पहले बोन का नाम है हैमर। इसके पार्ट का हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है, हैमर। फिर इस दूसरे बोन का नाम है एनविल। क्या नाम है, एनविल। और तीसरे बोन का नाम है स्टिरअप। क्या नाम है, एंड स्टिरअप, स्टिरअप, ठीक है। और ये तीनों बोन्स जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसमें हवा आपका भरा हुआ रहता है। वो वाइब्रेशन उन हवा में पहुंच के अब उस मिडिल ईयर से अब इनर ऑर्गन के पास, इनर ईयर के पास ले जाएगा। अब देखिए इनर ईयर में क्या होता है, तो इनर ईयर में आपका इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉचलिया होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, और ऑडिटरी नर्व्स होते हैं। अब इन ऑर्गन्स के से वो वाइब्रेशन हमारे नर्व्स के पास पहुंचता है, और उन वाइब्रेशंस को हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड करता है और समझ के हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है कि आप ये चीज़ सुने हो। सोचो कि हमारा ब्रेन कितना फास्टली वर्क करता है, तुरंत सुना, तुरंत समझा और भेज दिया कि हाँ हम ये चीज़ें सुन रहे हैं। और कुछ इस तरह से हमारा जो ईयर है वो वर्क परफॉर्म करता है। ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेशन सेंड करता है ऑडिटरी नर्व्स के पास, सीधे इनर ईयर के पास, और ये ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। और फिर जब ब्रेन को ये सिग्नल भेजते हैं तो हम लोग साउंड को सुन के समझ पाते हैं कि क्या बताने की, क्या हम लोग सुन रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो ईयर है ये वर्क परफॉर्म करता है। आई होप क्लास कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है।
साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि साउंड कि हम लोगों को अभी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो साउंड का साउंड का कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए हम लोगों को पीछे का ये जो पढ़ा हुआ है आपका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, इसको रिकॉल करना पड़ेगा। क्या हम लोग पढ़े थे फ्रीक्वेंसी और क्या हम लोग पढ़े थे फ्रीक्वेंसी के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में और एम्पलीट्यूड के बारे में? अगर आप लोग अभी क्लास में होते तो एक एक से खड़ा करा कर मैं पूछती कि हाँ क्या होता है, क्या पढ़े थे, लेकिन खैर जल्दी हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। तो क्या हम लोग पढ़े थे एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशंस के बारे में, वाइब्रेशन नहीं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़े थे कि किसी ऑब्जेक्ट के उसके मीन पोजीशन से, जैसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट के मीन पोजीशन से, जैसे मान लो ये उसका मीन पोजीशन हो गया, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना होता है उस वेव में, जैसे मान लो इसका ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से, तो यही इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या पढ़े थे कि किसी बॉडी को वाइब्रेट करने में एक सेकंड में कितना वो वाइब्रेशन किया, कितने बार वो वाइब्रेट किया एक सेकंड में, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम लोग क्या देखे थे? हर्ट्ज देखे थे। तो ये हम लोग देखे थे एम्पलीट्यूड के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब कुछ उसी तरह से हम लोग साउंड को डिटरमाइन करेंगे। वही हमारे बुक, देखिए बुक में भी कह रहा है कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के हेल्प से हम लोग साउंड को डिटरमाइन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिटरमाइन कर रहे थे कि कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कि साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो ये साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग फाइंड करने के लिए लाउडनेस और उसका पिच से हम लोग साउंड को ये साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो लाउडनेस को समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट हमारे बुक में समझाया है कि एक ग्लास लिया है, ठीक है, और उस ग्लास को एक बार क्या कर रहा है, एक टेबल स्पून से यानी एक चम्मच से आपका बजा रहा है। क्या किया? एक बार स्लोली, एक बार धीरे से उसको टच कराया और बजाया, और एक बार क्या किया कि जोर से बजाया। आप खुद ही एक घर पे करके देखना और तब बताना कि साउंड ज़्यादा किस में प्रोड्यूस होगा, जिसमें आप सॉफ्टली बजाए हो उसमें या जिसमें ज़ोर से बजाए हो उसमें। तो जिसमें हम लोग ज़ोर से बजाते हैं उसमें साउंड का लाउडनेस ज़्यादा होता है, ज़्यादा सुनाई देता है। फिर दूसरी बार फिर उसी ग्लास को लिया है और फिर उसमें क्या किया है कि एक आयरन रॉड के गोले को रस्सी से बांध के उसमें टच करा रहा है ग्लास में, और ग्लास में जब जाके टच हो रहा है तो वही किया। फिर इसमें भी यही किया कि एक बार आपका धीरे बजाया, एक बार जोर से बजाया। तो इसमें भी पूछ रहा है कि इसमें लाउडनेस किस में ज़्यादा होगा, जब धीरे बजाएंगे उसमें या जब जोर से बजाएंगे उसमें। तो ऑफकोर्स जो जिसमें जोर से बजेगा। तो वही कह रहा है कि इस एक्टिविटी से हम लोगों को ये पता चलता है कि लाउडनेस जो है वो साउंड के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि जब हम जोर से बजा रहे हैं तो ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं उनमें उनके मीन पोजीशन में उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और इस वजह से वहाँ लाउडनेस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वही कह रहा है कि जो साउंड का लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस होता है किसी ऑब्जेक्ट का। और उसी तरह से हमारे बुक में कुछ वेव्स की मदद से बताने का कोशिश कर रहा है कि नॉर्मल साउंड का ओरिजिनल साउंड का ट्रैक आपका कैसा होता है, लाउड का कैसा होता है और सॉफ्ट का कैसा होता है। जैसे देखो आप लोग अपनी बुक में ऐसे देखना, एक फिगर ऐसे दिया हुआ है और उसमें आपका नॉर्मल साउंड का देखो एक ट्रैक दिया हुआ है। ये नॉर्मल साउंड का दिया हुआ है। कैसे साउंड का दिया हुआ है? नॉर्मल साउंड का। फिर आपका एक दे रहा है सॉफ्टर साउंड का, कि सॉफ्टर साउंड में कैसा होगा। तो देखना सॉफ्टर साउंड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसके मीन पोजीशन से ज़्यादा नहीं होगा। देख रहे हो उसके मीन पोजीशन से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, बिल्कुल कम है। ये सॉफ्टर साउंड का है। कैसा है? ये किसके का है? सॉफ्टर साउंड का है। अब हम लोग देखेंगे लाउडर साउंड का कैसा होगा। तो लाउडर साउंड का आपका क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा। इसके मीन पोजीशन से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा। देख रहे हो आप यहाँ, तो इसका इसमें इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसके मीन पोजीशन से ज़्यादा है। तो ये किस तरह का आपका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है।
ठीक है। तो ये आपका लाउडर साउंड प्रोड्यूस करा रहा है। यानी क्या, हमारे बुक में ये ओरिजिनल साउंड का है कि इसका मैक्सिमम इसके मीन पोजीशन, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, यानी एम्पलीट्यूड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है। तो ये आपका नॉर्मल साउंड का ट्रैक है, यानी ओरिजिनल। यानी फिर ये सॉफ्टवेयर साउंड का है, इसका मैक्सिमम, इसके मीन पोजीशन, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। और यहाँ इसके मीन पोजीशन से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से आपका लाउडर आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमारे बुक में एक एग्जाम्पल, एक फैक्ट बता रहा है कि जो एम्पलीट्यूड होता है, साउंड का जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड का, साउंड का जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वही कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। यानी लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यानी अगर आप लाउडनेस को अगर लाउडनेस आपका 2 टाइम, उल्टा मैंने बोल दिया क्या, नहीं ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी अगर आपका किसी बॉडी में, अगर किसी बॉडी का अगर एम्पलीट्यूड आपका ये लाउडनेस अगर आपका 2 टाइम है तो इसका एम्पलीट्यूड आपका कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके ही 2 का क्या हो गया, इसके ही 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यानी 2 × 2 यानी ये 4 टाइम बढ़ गया। अगर आपका लाउडनेस 3 टाइम है तो एम्पलीट्यूड आपका 9 टाइम हो जाएगा। अगर आपका एम्पलीट्यूड 4 टाइम, अगर आपका लाउडनेस 4 टाइम है तो एम्पलीट्यूड उसका 16 टाइम हो जाएगा। यानी स्क्वायर का लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का होता है। तो इस तरह से बताने की कोशिश करा हमारा बुक कि कैसे एम्पलीट्यूड जो है वो साउंड के लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। फिर कह रहा है कि लाउडनेस जो है उसको हम लोग डेसिबल से मेज़र करते हैं। क्या कर रहा है कि साउंड का जो लाउडनेस है उसको हम लोग डेसिबल से मेज़र करते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय डेसिबल्स। और इसको हम लोग, और इसका एक चीज़ ध्यान देना क्लास कि इसका जो रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से और कैपिटल बी से। कैसा, स्मॉल डी और कैपिटल बी से डेसिबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप क्लास कि आपको समझ में आ रहा हो कि हम क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे बुक में एक टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट का कुछ फैक्ट्स सोर्स ऑफ साउंड्स की हेल्प से लाउडनेस बताने का कोशिश करें। जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग का क्या होता है, लाउडनेस 10 डेसिबल्स होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन का क्या लाउडनेस होता है, 60 डेसिबल्स। ट्रैफिक हो, हैवी ट्रैफिक का क्या लाउडनेस होता है, तो 70। एयरक्राफ्ट के इंजन का क्या होता है आपका लाउडनेस, तो 90 to 200 डेसिबल्स उसका लाउडनेस होता है। अगर आपका लाउडनेस 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे ईयर को पेन देने लगता है। मतलब हम लोगों को सुनने में, हम लोगों को उसको बहुत तकलीफ होता है। यानी इससे 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर हम लोग साउंड सुनेंगे तो हमारे वो ईयर को पेन होगा, तो क्या होगा, हमारे ईयर को वो डैमेज भी कर सकता है इससे 80 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड। तो आई होप क्लास आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। अब हम लोग देखेंगे पिच के बारे में। क्या देखेंगे, पिच के बारे में। पिच का हम लोग लाउडनेस के बारे में तो देख लिए एम्पलीट्यूड के हेल्प से कि एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस ऑफ साउंड। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, पिच के बारे में। तो पिच को हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसके फ्रीक्वेंसी के हेल्प से। किसके हेल्प से, फ्रीक्वेंसी के हेल्प से, कि जितना हायर फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही ज़्यादा हायर पिच होता है, जितना लो फ्रीक्वेंसी उतना ही लो उसका पिच भी होता है। जैसे इस पिच के हेल्प से एक और इसका इंटरेस्टिंग चीज़ ये है क्लास कि पिच के हेल्प से हम लोग किसी बच्चे के साउंड को, किसी वुमेन के साउंड को या फिर किसी मैन के साउंड को डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये आवाज़ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस में से आ रहा है, किसी आदमी से आ रहा है, किसी बच्चे से आ रहा है या किसी लेडी से आ रहा है। इस पिच के हेल्प से हम लोग समझते हैं। और यही पिच हम लोगों को बताने में, ये हम लोगों को बता पाता है ये साउंड किस ऑब्जेक्ट में से आपका निकल रहा है।
तो यही बताने की देखिए कैसे कोशिश क्या कर रहा है कि लाइक एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बिकॉज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बिकॉज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड हैज़ डिफरेंट पिच, यानी अलग अलग साउंड का जो पिच होता है वो अलग अलग आपका होता है। और इस जैसे वही एग्जांपल भी हमारे बुक में भी दे रहा है कि बेबी जैसे है, कोई भी बेबी का आपका कोई बच्चे का साउंड आपका श्रिल जो है श्रिलर वॉइस होता है, एकदम तीखा आवाज़ होता है, किसी एडल्ट का आवाज़ मोटा भारी होता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि द श्रिल और पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इट The shrillness or pitch of the sound produced is determined by the frequency of the vibrating body. किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के पिच से हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का पिच या फिर श्रिलनेस, सेम ही चीज़ है। आगे बता रहा है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा आपका पिच प्रोड्यूस होगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ही कम आपका पिच प्रोड्यूस होगा। जैसे ये देखो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, यहाँ दो ये वेव दिखाते हैं हम आपको। एक ये हुआ, इसमें आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट करना और इसमें आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट करना। आप ही बताओ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है? ऑफ कोर्स आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा कि ऊपर वाले का जो किया है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये कैसा होगा, इसका क्या होगा, हाई पिच होगा। कैसा पिच होगा इसका, हाई पिच। और इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका कैसा पिच होगा, तो इसका लो पिच होगा। अब इसको हमारे बुक में एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने का कोशिश कर रहा है कि एक आप सीटी बजाओ, ठीक है, और एक ड्रम बजाओ, तो ड्रम का जो पिच प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरह का पिच प्रोड्यूस होगा। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा हो, कुछ इस तरह का ड्रम का पिच आपका प्रोड्यूस होगा, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उसमें कम प्रोड्यूस होगा, यानी लो पिच उसमें प्रोड्यूस होता है। और लो पिच प्रोड्यूस होने का मतलब क्या कि उसमें से बहुत लाउड साउंड आता है, ठीक है, उसमें जो आवाज़ आता है बहुत भारी आता है। और जिसमें आपका हाई पिच होता है उसका आवाज़ बहुत तीखा होता है, तुरंत आके हमारे कान में लगता हुआ है, जैसे एक सीटी का आवाज़ ही है, कितना तुरंत दूर तक भी रहे कोई इंसान तो तुरंत वहाँ आवाज़ में पहुँचता है। और ड्रम का भी आपको सुनाई देता है, लेकिन सीटी का आवाज़ आपका पतला, और अगर हम समझाना चाहें तो ऐसे समझा सकते हैं कि ये सीटी का जैसे आवाज़ आपका पतला होता है और ड्रम का आवाज़ मोटा ये कहने का मतलब भारी, बहुत लाउड, ठीक है। फिर अब हम लोगों को बताया, आप लोग देखे ही होंगे कि किसी वुमेन्स का आवाज़ में या फिर किसी बेबी के आवाज़ का जो पिच होता है वो हाई पिच होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है और इसी वजह से उनका वॉइस जो है वो श्रिलर वॉइस होता है। और किसी मैन का जो आवाज़ होता है उनके साउंड का पिच जो होता है वो लो पिच होता है, यानी उनका ऐसा होता है, ठीक है, और इस वजह से उनका आवाज़ जो होता है मैन का लाउड होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी मैन, बर्ड, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साउंड को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाउडनेस एंड देयर पिच। आई होप क्लास के आप लोगों को समझ में आ रहा हो। आगे नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ऑडिबल और इनऑडिबल के बारे में, और साउंड किस तरह का साउंड नॉइज़ होता है, किस तरह का आवाज़ आपका प्लीसेंट होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, और इसके बाद हमारा चैप्टर लगभग अब नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।